लोग किसकी बातें कर रहे थे बच्चा? वर्क, है ना? वर्क में भी हमने एक इक्वेशन ऐसा कुछ देख लिया था। वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। एफ वेक्टर कौन है? आप लोगों ने कहा था डॉट कैसे करते हैं, वो आपको आता है ना? एक तो छोटे मोटे इक्वेशन हुए थे क्या? ठीक है, हुए थे नहीं हुए थे? अच्छा ठीक, डॉट हटाओगे क्या लिखोगे? एफ डी। अच्छा, ये थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। क्या वर्क पॉजिटिव हो सकता है? नेगेटिव? जीरो? वर्क स्केलर है या वेक्टर? यूनिट क्या लिखेंगे? जनरली जूल लिखेंगे, या तो न्यूटन मीटर या तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादा हम क्या यूज करने वाले? जूल। ठीक है भाई। फिर नॉर्मल से वर्क डन, ऐसा कुछ हुआ था नहीं हुआ था? कुछ भी हुआ था? वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल। ठीक है। इंक्लाइन प्लेन, एंगल थीटा, ब्लॉक इनिशियली यहाँ था, मास एम। मान लो ये सरफेस स्मूथ है, म्यू नहीं म्यू नहीं दिया गया, मतलब हम क्या मान के चल सकते हैं? स्मूथ सरफेस। इस ब्लॉक को यहाँ से मैं रिलीज कर दूं तो क्या होगा? ब्लॉक नीचे आएगा। मान लेते हैं भाई साहब यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट डी मान लो। ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो रहा है? डी। किसी टी टाइम में ब्लॉक डी डिस्प्लेस हो रहा है। टी टाइम में ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट दिया गया डी। ये है ब्लॉक की पोजीशन जीरो टाइम पर, एंड ये टी टाइम पर। पूछा गया वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉर्मल एंड ग्रेविटेशन। ओके, डन। चलो, वर्क डन बाय नॉर्मल। तो पहले तो बताओ नॉर्मल की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस डी को मैं हटा देता हूँ अभी। कितने कितने फोर्स लगने वाले हैं? दो फोर्स, एक एम जी और एक नॉर्मल। क्या एम जी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं? ये वाला एम जी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा? ठीक है, तो पहला वर्क डन बाय नॉर्मल। अपना जनरल इक्वेशन क्या है जब भी वर्क कैलकुलेट करना हो? एफ डॉट डी कर लो, या तो एफ डी कॉस थीटा कर लो। जब आप लिखते हो एफ डी कॉस थीटा तो थीटा चेक करना पड़ता है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। चलो, नॉर्मल की बात करते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में? इधर।
डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएंगे, नॉर्मल वेक्टर इधर है, डी वेक्टर इधर है, दोनों में एंगल क्या दिख रहा है? एंगल कितना है? तो जब हम वर्क लिखेंगे नॉर्मल से तो ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, एफ डी कॉस थीटा। एफ मतलब फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू तो नॉर्मल है। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, वो तो डी है। एंड कॉस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा क्या है? 90। कॉस 90 क्या हो जाएगा? चलो ये आंसर तो 0 आ गया। सही है। ओके, सेकंड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो पूछा है। अच्छा वो तो यहाँ लगने वाला है, mg तो यहाँ लगेगा ना भाई। एंड डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ये अपना mg वेक्टर और ये d वेक्टर। ये वाला एंगल थीटा है। तो वर्क कैसे कैलकुलेट करें? तो वर्क होता है एफ डॉट डी, जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। एफ वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? mg वेक्टर। एफ वेक्टर को क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पर एफ क्या है, कौन से फोर्स की बात कर रहे हो? mg की। डॉट क्या कर दो? डी वेक्टर। जब मैं डॉट हटाऊंगा क्या लिखूंगा? एंगल। कौन सा एंगल? मतलब ये वाला। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। सही है ना? तो यहाँ लिखा जाएगा mg डॉट हटा के d एंड cos थीटा। यहाँ जो थीटा लिखा जाता है वो होता है इन दोनों के बीच का एंगल। सही है, जो कि यहाँ बन रहा है 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सो आंसर इज mgd sin थीटा। समझ में आया क्या? या तो एक और भी चीज आप कर सकते थे यहाँ पर, अगर कल आपने कुछ अच्छे से समझा हो तो। हमने ये समझा था कि जो फोर्स है उसका भी आके कंपोनेंट ले सकते हो। किसके डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। तो mg का कंपोनेंट ये वाला, वो कौन होने वाला है? mg sin थीटा। याद आया कुछ? वर्क को लिखने का एक और तरीका था, डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर। भूल गए हो? तो डिस्प्लेसमेंट डी इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी वेक्टर, जिसकी वैल्यू यहाँ कितनी बन रही है? mg sin थीटा। तो लो ये आंसर डायरेक्ट। या तो नॉर्मल मेथड है आपके पास, डॉट करके निकाल के लाओ, या तो सीधा, जैसे ठीक लगे। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे चीजें आप डायरेक्ट करते सीख जाओगे। हो गया? आगे चले फिर। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ब्लॉक 6 kg, सेकंड ब्लॉक 4 kg। इसे कहे तो ब्लॉक ए, ब्लॉक 1, इसे कहे तो ब्लॉक 2। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ कितने अलग अलग टाइप के फोर्सेस रहने वाले हैं अभी। इसकी बात करते हैं चलो। mg कहाँ पर? कितना? 60। क्या एक नॉर्मल? n1। मैं अगर ये कह दूं कि ब्लॉक, ये पूरे सिस्टम इधर डिस्प्लेस हो रही है, इधर, तो वर्क डन बाय दिस mg 0। वाई? वर्क डन बाय नॉर्मल, इसके लिए वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय नॉर्मल, ये चार तो 0 ही आने वाले हैं। यहां से एक फोर्स लगाया गया,
मान लो 20 न्यूटन। पूछा गया वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक 1 एंड वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक 2। ये अब मैं जिस नॉर्मल की बात कर रहा हूँ वो कौन सा नॉर्मल है? इन दोनों के बीच का नॉर्मल। वो भी तो होता है एक। अब उसकी बात कर हो रही है। नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 का आंसर 0 रहेगा, वो तो आपने ऐसे ही बता दिया। ये उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, आया समझ में? वर्क डन बाय एफ ब्लॉक 1 के लिए, वर्क डन बाय एफ ब्लॉक 2 के लिए। 4 क्वेश्चन। क्या कर रहे हो? ट्राई कर रहे हो कि सीधा मैं करवा दूं? बोलो, ट्राई कर रहे हो? अच्छा, यह एक चीज़ देनी पड़ेगी, नहीं तो आप, हाँ टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आंसर कैसे लाओगे? चलो टाइम मैं आपको बता दूं, 2 सेकंड लेना है। 2 सेकंड के लिए आपको कैलकुलेशंस करनी है। क्या ये लोग एक दूसरे पे नॉर्मल लगाएंगे? क्या ये दोनों साथ चलेंगे? क्या ये दोनों साथ चलेंगे? साथ चलेंगे अलग अलग? साथ चलने वाले अलग अलग? कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन दिया है क्या? तो आप फोर्स लगाओ के दोनों चलेंगे ऑब्वियसली। फोर्स किस पे लग रहा है? ये वाले ब्लॉक पे। तो दूसरा उसके आगे पड़ा है, तो सीधी बात है दोनों साथ ही चलेंगे। सिर्फ ये चलेगा, सिर्फ ये चलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सीधा काम करो, पहले तो एक्सलेशन निकाल लो। एक्सलेशन क्या होगा बताओ? फोर्स बाय टोटल मास। फोर्स कितना लगा रहे हो? 20 टोटल मास। एक्सलेशन, दोनों ब्लॉक्स का एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक्स इधर चल रहे हैं कितने एक्सलेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम तक ये दोनों चले? तो कुछ डिस्प्लेस हो गए होंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। कितना डिस्प्लेस हुए? तो इनिशियली रेस्ट पे मान सकते हैं। इनिशियली दोनों को क्या मान सकते हो? रेस्ट पे। तो 2 सेकंड में कितना चलेंगे? क्या डिस्टेंस निकाल लें? वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वी नॉट तो 0 है, 1/2 एक्सलेशन 2 टाइम 2, आंसर 4 मीटर। दोनों ब्लॉक्स कितना चले? 4 मीटर चल गए। कितना चले? 4 मीटर। यहाँ से दोनों चल के 4 मीटर दूर पहुंच गए। चलो डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब क्या बचा? फोर्स की वैल्यू निकालो। वर्क कैलकुलेट करना है तो फोर्स चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एक्सलेशन निकाल दिया पहले, वहां से डिस्प्लेसमेंट निकल गया। अब क्या करना बाकी है? फोर्स की वैल्यू। अच्छा, तो नॉर्मल फोर्स कैसे लगते हैं? ये होता है नॉर्मल ऑन 2/1 और ये होता है नॉर्मल ऑन 1/2। इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये तो मैं पता है। अरे इन दोनों की वैल्यू तो सेम होती है। चलो तो किसी एक का एफबीडी बना लो। किसका बना ले? किसका बना लिया जाए? 4 kg का, वो ज्यादा इजी रहेगा। 4 kg वाले को चलाने वाला फोर्स सिर्फ एक है, N/1। सही है?
और ये कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोलो n21 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 × 2 8 न्यूटन। n21 8 तो n12 भी क्या होगा? ये तो परम सत्य है, दोनों की वैल्यू सेम होने वाली है। सही है ना? वैल्यू तो 8 होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो तो हमें पता है, बनाया भी है हमने वो तो। चलो इसकी बात करते हैं। वर्क डन बाय नॉर्मल ब्लॉक 1 के लिए, मतलब इसके लिए नॉर्मल ने कितना काम किया? ये दोनों चल के कहाँ पहुंचे? यहाँ कहीं पहुंचे। कितना चले दोनों? 4 मीटर। चलो ब्लॉक 1 के लिए नॉर्मल कहाँ लग रहा है? ब्लॉक 1 के लिए फर्स्ट ब्लॉक की बात करते हैं। नॉर्मल कहाँ लग रहा है? इधर। नॉर्मल ऑन 1/2। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? तो डी वेक्टर इधर, n12 वेक्टर इधर। बोलो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन 1 क्या लिखा जाएगा? इक्वेशन तो वही लगाएंगे, कौन सा वाला? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डॉट हटाओगे क्या लिखोगे? एफ डी कॉस थीटा, फोर्स की वैल्यू। फोर्स कौन यहाँ पर? n12 इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। यहाँ पर देख एंगल कितना दिख रहा है? 180। कॉस 180 क्या हो जाएगा? -1। माइनस n12 की वैल्यू 8, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, आंसर -32 जूल। नहीं समझ में आया? सेकंड ब्लॉक के लिए ये वाला भाई, इस पे नॉर्मल कहाँ लग रहा है? आगे नाम n2, ये n21 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी यहीं पर हो रहा है। कितना डिस्प्लेस हो चुके हो? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर। बोलो सेम इक्वेशन वापस लगा दो। वर्क डन बाय नॉर्मल ब्लॉक 2 के लिए फोर्स, फोर्स 8, डिस्प्लेसमेंट 4, कॉस थीटा, क्या थीटा 0 लिया जाएगा? आंसर +32 जूल। टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल 0। इन दोनों को ऐड करो, आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? अच्छा। आगे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, इसकी बात हो रही है। किसके लिए? ब्लॉक 1 के लिए। चलो ब्लॉक 1 के लिए, ब्लॉक 1 पे जो फोर्स अप्लाई हुआ है वो तो ऐसे हुआ है ना? ये एफ वेक्टर है, वैल्यू इसकी 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय फोर्स ऑन ब्लॉक 1 सेम इक्वेशन लगा दो। एफ की वैल्यू 20, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4, कॉस एंगल 0 दिख रहा है, आंसर +80 जूल। ये ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 2 के लिए भी तो पूछा गया है, आंसर बोलो। बोलो क्या करूं? वर्क डन बाय एफ फॉर ब्लॉक 2 0। रीजन, फोर्स एफ तो ब्लॉक 1 पे लग रहा है, ये वाला फोर्स डायरेक्टली ब्लॉक 2 पे लग ही नहीं रहा, उसकी एक इफेक्ट ब्लॉक 2 पे पहुंच रही है। आप फोर्स लगा रहा है ब्लॉक 1 पे, उसकी इफेक्ट जो ब्लॉक 2 पे पहुंच रही है उसका नाम तो नॉर्मल है। तो यहाँ पे वर्क कौन कर सकता है? नॉर्मल। ये वाला फोर्स सिर्फ ब्लॉक 1 पे काम करेगा, यहाँ पर एफ की इफेक्ट नहीं है। एफ की एक इफेक्ट है वहां पर जिसका नाम क्या दिया हमने? n21। इसलिए अगर ऐसा कभी पूछा जाए इसका वर्क डन इस वाले ब्लॉक के लिए तो क्या लिखा जाएगा? 0, क्योंकि ये फोर्स डायरेक्टली इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा। आंसर 0। वर्क डन बाय एफ ब्लॉक 2 के लिए 0। रीजन लिखना हो तो लिख दो, फोर्स डायरेक्टली ब्लॉक 2 पे नहीं लग रहा। नहीं, नेट फोर्स का वर्क डन नहीं पूछा गया,
इसका अलग से पूछा था, इसका अलग से पूछा था, दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। हाँ। चलो, तो कभी नॉर्मल का वर्क कैलकुलेट करना होगा, कर लोगे। फिर वो नॉर्मल दो ब्लॉक्स के नॉर्मल हो, या ग्राउंड से जो आ रहा है वो वाला नॉर्मल हो जाए, या इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल हो जाए, कोई भी नॉर्मल हो, क्या नॉर्मल का वर्क अब आप कैलकुलेट कर लोगे। बस थोड़ा ध्यान रखना है एंगल का। एंगल कभी 90 दिखता है, कभी 0 होता है, कभी 180 होता है। पिछले दो क्वेश्चन में ही हमने देखा, एंगल 90 भी आया था नॉर्मल के लिए, 0 भी आया है, 180 भी आया है। थोड़ा जल्दी कॉपी करो। हो गया। इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एम मास का ब्लॉक, ये कैपिटल एम मास, ये इस तरफ चल रहा है v वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी v कांस्टेंट है, ऐसा कहा गया। v वेलोसिटी कांस्टेंट। ये पोजीशन है t इक्वल टू 0 टाइम की। 0 टाइम पे इस ब्लॉक को हमने रिलीज करा, ये भी चल रहा है और इसको भी रिलीज कर दिया गया। ये जो सिचुएशन बनाई गई है वो किस टाइम की है, 0 टाइम की। ये भाई साहब भी चल रहा है इधर, और इस ब्लॉक को भी रिलीज कर दिया गया। तो दोनों ब्लॉक चलते हुए दिखेंगे। ग्राउंड से दिखने पर दोनों ब्लॉक्स अब हमें चलते हुए दिखेंगे। ये भाई साहब इधर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, और इसके ऊपर ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है। कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई म्यू नहीं दिया गया, तो एंगल कितना भी छोटा हो ये ब्लॉक तो नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन अगर होता तो वहां पर आप सोचते कि एंगल सफिशिएंट होना चाहिए जिससे ये ब्लॉक नीचे आ जाए, है ना। और कोई एसलेशन नहीं है। अगर यहाँ पर एसलेशन होता तो सुडो की झंझट थी। यहाँ पर अभी कोई एसलेशन नहीं है। मोशन कौन सी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एसलेटर मोशन नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है, और उसके ऊपर ये वाला ब्लॉक कहाँ आ रहा है, नीचे। ऐसा चल रहा है कितने टाइम तक, मान लो टी टाइम तक। और ये ब्लॉक यहाँ से सरक के यहाँ तक पहुंचा, इंक्लाइन पर ही है, मतलब ब्लॉक पर ही है, थोड़ा नीचे आ गया। पूछा गया वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, छोटे एम के लिए। किसके लिए, छोटे एम के लिए। क्या करना है, मैं करवा दूं कि ट्राई करना चाहते हो, बताओ।
पूछा तो वही है मैंने, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड ग्रेविटेशन, वही तो है, कुछ नया नहीं है। सिस्टम समझ में आ गई क्या है? हम्म। वापस एक्सप्लेन करूँ क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? हो रहा है कुछ? कल हमने थोड़ी बातें करी थी क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? एक आध क्वेश्चन भी तो किया था यार। जैसे एक फोर्स है, मान लो 2I+3J न्यूटन, ये किसी ए पॉइंट 00 से बी पॉइंट 34 मीटर पे जा रहा है, तो वर्क पूछा गया। तो A00 B34 मतलब x5 की बात हो रही है ना? ए पॉइंट यहाँ पर है 00 पर, बी पॉइंट कहाँ पर है 1 2 3 यहाँ पर है ना बी। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ऐसे बनाओगे, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे यार, ये क्वेश्चन हुआ था ना। चलो यहाँ पर ये तो इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन इस वाले ब्लॉक की कहाँ होगी? यहाँ? ये नहीं चलेगा, ये भी तो चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? कितना टाइम चलाना है इसको? इसकी वेलोसिटी कितनी है? v स्पीड से t टाइम में ऑब्जेक्ट कितना चलता है? vt। अरे v स्पीड से t टाइम में ये वाला ब्लॉक कितना चलेगा? ये वेज कितना चलेगा? vt। तो इसको चलाओ vt, यहाँ से vt चल के मान लेते यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, कितना डिस्टेंस? vt। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इतने ही टाइम में ये वाला ब्लॉक भी नीचे आया होगा, वो कितना नीचे आया होगा? छोटू एम की अगर बात करें तो छोटू एम पे यहाँ कौन लगने वाला है? एम जी। तो यहाँ कौन लगेगा? एम जी साइन थीटा। अगर मैं मास हटा दूं तो ये सिर्फ एक्सेलरेशन हो गया,
यहाँ पर भी मास हटा दो तो ये क्या हो गया, तो इस डायरेक्शन में मोशन कौन सी हो गई, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। अरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया जी साइन थीटा। नहीं समझ में आया भाई, एक्सेलरेशन कितना, जी साइन थीटा। टी इक्वल टू 0 पे ये यहाँ था भाई, टी टाइम में यहाँ तक आ गया नीचे, कितना चला होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो, वी नॉट टी प्लस 1/2 ए मतलब जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, आंसर जी साइन थीटा टी स्क्वायर बाय 2। सही है, इतना चला है ये। तो ये वाला ब्लॉक अब यहाँ नहीं होगा, कहाँ गया, यहाँ, कितना चल के नीचे आया, सही है। इसे D1 कह दो, ये D1 चला, और इसे D2 कह दो, ये भाई साहब D2 चले हैं। ठीक, तो इनिशियल पोजीशन क्या है ब्लॉक की, ये। फाइनल पोजीशन क्या है टी टाइम बाद, ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, ये बनाओगे ना डी वेक्टर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर। इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट करो, यही तो होगा डी वेक्टर। नहीं समझ में आया, चलो आगे बढ़ते फिर। वर्क डन बाय नॉर्मल पूछा है, वर्क डन बाय एमजी पूछा है। वर्क डन बाय नॉर्मल की बातें करते हैं। नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है, नॉर्मल 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 इधर लगने वाला है, ये अपना ब्लॉक, ब्लॉक पे नॉर्मल तो इधर लगेगा, है ना। वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे करें कैलकुलेट, जीरो, कैसे जीरो कह सकते हो, जीरो कैसे कह सकते हो भाई। वर्क डन बाय नॉर्मल, जनरल इक्वेशन यूज कर दे, एफ डॉट डी, एफ की जगह यहाँ कौन हो जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल डॉट डी। सही है, नॉर्मल डॉट नॉर्मल वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अच्छा, वेक्टर एडिशन याद है आपको, ट्राइंगल लो, ये एक वेक्टर ए वेक्टर, ए के हेड से ही दूसरा वेक्टर स्टार्ट कर दो बी वेक्टर, तो ए की टेल एंड बी का हेड कनेक्ट करता हुआ वेक्टर बनाओ आर वेक्टर, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। कुछ याद नहीं है बे, तुम्हें कुछ याद नहीं है, एक वेक्टर बनाओ ए वेक्टर, वहीं से स्टार्ट करो सेकंड बी वेक्टर, तो ए वेक्टर की टेल एंड बी वेक्टर के हेड को कनेक्ट करता हुआ वेक्टर रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, याद है। तो यहां पर ये वेज कितना चला, इतना, है ना। तो इस वाले वेक्टर को, यहां से यहां जाते हुए वेक्टर को मैं नाम दे दूं, क्या नाम दिया है, D1। फिर ये वाला ब्लॉक ऊपर से नीचे आया, तो यहां से नीचे आते हुए वेक्टर को मैं नाम दे दूं D2 वेक्टर। दिखा, ऐसा कुछ दिख रहा है, देख, ये D1 वेक्टर, पहला वेक्टर D1 वेक्टर, D1 के हेड से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है D2 वेक्टर। अब दिखा कि नहीं दिखा है, तो पहले वेक्टर की टेल एंड दूसरे वेक्टर का हेड, ये अपना डी वेक्टर है। तो क्या यहाँ हम लिख सकते हैं डी वेक्टर इज D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर, भूल गए, आया समझ में, तो बोलो भाई, एन वेक्टर डॉट डी वेक्टर को क्या लिख दो, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर। डॉट को तो हम अलग कर सकते हैं, मतलब एडिशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस नहीं डॉट। नहीं समझ में आया, आया समझ में कुछ, बे डॉट प्रोडक्ट भी तुम्हें नहीं याद, नहीं याद, याद है। अब एन डॉट D1 इसको चेक करो, तो इसको लिखेंगे एन D1 cos थीटा प्लस, इसको लिखेंगे एंड D2 cos थीटा। सही है,
यहाँ एंगल लिखना है मुझे, एंगल चेक करना पड़ेगा एन वेक्टर एंड डी वन वेक्टर के बीच में। एन वेक्टर, मैं तीनों वेक्टर यहाँ बना लेता हूँ। एन वेक्टर ये रहा, डी वन वेक्टर इधर जा रहा है, डी टू वेक्टर इधर की तरफ दिख रहा है। तीनों वेक्टर की टेल मैंने एक साथ बना ली। जब भी एंगल चेक करना हो हमें याद है कि टेल्स को एक साथ ले आओ, है ना। तो ये एन वेक्टर, डी वन इधर डी टू इधर। चलो चेक करो एंगल बिटवीन एन एंड डी वन। एन वेक्टर एंड डी वन वेक्टर के बीच में एंगल, भैया ये एंगल थीटा था। हम्म, क्या ये थीटा, तो ये भी थीटा प्लस ये 90, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, 90 प्लस थीटा। हुआ कि नहीं हुआ, ले लो भाई, ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। नॉर्मल एंड डी टू, ये दिख रहा है 90। नॉर्मल डी टू में दिखा एंगल, नॉर्मल डी टू में 90 कॉस 90, ये टर्म तो गायब हो गया, ये तो पूरा जीरो ही हो गया, हटाओ। ये बचा cos 90 प्लस थीटा एंड डी वन cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आंसर। डी वन की वैल्यू प्लेस कर लो। डी वन की वैल्यू क्या प्लेस करोगे, वीटी। नॉर्मल की वैल्यू चाहो तो प्लेस कर लो। नॉर्मल की वैल्यू क्या प्लेस करोगे, एम जी कॉस थीटा। डी वन की वैल्यू वीटी एंड साइन थीटा। ये आंसर। नहीं समझ में आया, वेक्टर तो तुम्हें आता ही है, वो तो मैं मान के ही चल रहा हूँ। चलो आगे बढ़। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय एम जी। चलो वर्क डन बाय एम जी क्या लिखोगे, एम जी वैक्टर डॉट डी वैक्टर। अगेन डी वैक्टर को क्या कर लो, डी वन वैक्टर प्लस डी टू वैक्टर। तो ये बन गया एम जी वैक्टर डॉट डी वन वैक्टर प्लस एम जी वैक्टर डॉट डी टू वैक्टर। ये डॉट हटाओगे, एम जी डी वन कॉस थीटा लिखोगे। ये वाला डॉट हटा के एम जी डी टू कॉस थीटा लिखोगे। सही है। अब मुझे एंगल्स चेक करने हैं बस। एम जी वैक्टर एंड डी वन वैक्टर के बीच में एंगल, एम जी वैक्टर एंड डी टू वैक्टर के बीच में एंगल। अगेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये ब्लॉक, एम जी वैक्टर ये दिख रहा है मुझे नीचे, डी वन वैक्टर इधर दिख रहा है, दोनों के बीच में एंगल तो दिख ही गया 90 है। डी टू वैक्टर इधर दिख रहा है, ये वाला एंगल थीटा था। एम जी एंड डी वन में एंगल 90, तो ये तो 90 है ना। एम जी एंड डी टू में एंगल ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। एम जी एंड डी टू में एंगल 90 माइनस थीटा। तो चलो आंसर, वर्क डन बाय एम जी कॉस 90 तो जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। फिर क्या बचा, एम जी डी टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। एम जी डी टू की वैल्यू प्लेस कर लो, ये रहा डी टू, जी साइन थीटा टी स्क्वायर बाय टू एंड एक और साइन थीटा। ये हो गया 1/2 एम जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर। ठीक है। हैंग हो गए। दो तीन चीजें एक साथ आ गई अनएक्सपेक्टेड। समय
लग रहा था वेक्टर देखना है, एंगल देखना है, काम खत्म। क्या हुआ? अभी तो वो दिवाली वाला जोश था यार। पटाखे फोड़ के। कोई नहीं, चलो कुछ अच्छा करते हैं बस अब। अरे दोनों चल रहे थे ना भाई, इसलिए हमें दो डिस्प्लेसमेंट देखने पड़े। इसका डिस्प्लेसमेंट इधर D1, फिर उसके ऊपर छोटे m का डिस्प्लेसमेंट D2। इन दोनों का वेक्टर सम अपना नेट डिस्प्लेसमेंट D था। यहाँ पर बस नेट डिस्प्लेसमेंट D हमें डायरेक्टली नहीं मिला, वो दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का एडिशन था, D1 वेक्टर D2 वेक्टर। डन। यहाँ आपको सारी वैल्यू दे सकते हैं। छोटे m का मास दिया जा सकता है 2 kg, टाइम दिया जा सकता है 2 सेकंड। सारी चीजें पूछ सकते हैं, पूछी जा सकती है कि नहीं। वैल्यू दे दो बस, तो आंसर आएगा। क्या हुआ? डाउट? चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो एक ब्लॉक, एक दूसरा ब्लॉक। अरे सर, दो ब्लॉक से तो हम बहुत थक चुके हैं। इस पे कुछ फोर्स लग रहा है। पहले ही थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा, रहने दो। कुछ सस्ता वाला कर लो, फिर महंगा वाला करते हैं। चलेगा? हेलो, डेटा नहीं दे रहा हूँ, चल। फोर्स तो लग ही रहा है। यहाँ पर भी म्यू है, यहाँ पर भी म्यू है, म्यू 1 म्यू 2। डेटा नहीं दे रहा हूँ, सस्ता ही बना लूंगा अभी। फोर्स तुमने लगाया, बट हमने ये देखा कि यहाँ म्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि ये ब्लॉक चल ही नहीं रहा। नीचे वाला ब्लॉक नहीं चल रहा, ब्लॉक ए नहीं चल रहा, तो क्या ब्लॉक बी चलेगा? ब्लॉक बी चलेगा, ब्लॉक बी चलेगा। तो अगर मैं तुम्हें पूछ लूँ वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, क्या ग्राउंड एंड ब्लॉक ए के बीच में कोई फ्रिक्शन है? ग्राउंड एंड ब्लॉक ए के बीच में कोई फ्रिक्शन है? ग्राउंड एंड ब्लॉक ए के बीच में कोई फ्रिक्शन है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक तो, ये फ्रिक्शन इतना ज्यादा था कि अपना ब्लॉक चला ही नहीं। हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा? अप्लाइड फोर्स अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा है तो क्या ये ब्लॉक चलेगा? ये नहीं चला तो ये चलेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो अगर मैं पूछूं वर्क डन बाय फोर्स एफ फॉर ब्लॉक ए, आंसर क्या लिखोगे? 0। फॉर ब्लॉक बी, क्योंकि ये तो डायरेक्टली ब्लॉक बी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, क्या इस पे कोई फ्रिक्शन भी लग रहा होगा? कितना लग रहा होगा? क्या एफ एस मैक्स?
इसके बराबर। मैक्सिमम वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है, फ्रिक्शन अभी कितना हो सकता है? इसके बराबर हो सकता है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो, या तो सब कुछ जीरो जीरो है। ये आसान था। आगे बढ़े। चलो, 5 kg, म्यू 0.8, अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अभी भी सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यू दी है मैंने। ये कौन सा फोर्स है भाई? अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाई हुआ है। और ये छोटा एफ लिखा है, ये छोटू एफ लिखा है। अच्छा, टाइम भी चाहिए होगा, टाइम ले लो भाई अगेन, 2 सेकंड। ये छोटू एफ कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। 1 मिनट का टाइम, जल्दी आंसर बताओ, विद इन अ मिनट आंसर बताओ। आई थिंक सोचने की जरूरत है नहीं। हो गया? जीरो? वाई? क्यों भाई? तो आप लोग क्या काम करोगे, प्रोसेस क्या करी आपने वो बताओ मुझे, तो प्रोसेस जाननी थी। पहला काम करा एफएस मैक्स, है ना। एफएस मैक्स क्या होता है? म्यू एन, म्यू की वैल्यू 0.8, नॉर्मल की वैल्यू ये 50 ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू 50। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहां तक जा सकता है? आप कितना लगा रहे हो? ब्लॉक चलेगा क्या? फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या पीछे एक फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी वैल्यू का? 10 न्यूटन। ये फ्रिक्शन इसको चलने नहीं देगा। अगर ये फोर्स ज्यादा होता तो चलता, ऑब्वियसली तो चल जाता, बट ये तो 10 न्यूटन है, फ्रिक्शन की औकात उससे ज्यादा है, फ्रिक्शन ब्लॉक को चलने नहीं देगा। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, 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 इसलिए दोनों आंसर, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, वर्क कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। पहले तो वही बात हो गई जो कल हमने डिस्कस करा था कि वॉल पे आप सुबह से शाम तक फोर्स लगाते रहो, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, वर्क जीरो। वर्क तो हम तब करे कहेंगे जब ब्लॉक या ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। चलो आगे बढ़ते। 4 kg, 6 kg, फोर्स लगाया 20 न्यूटन, यहां पर फ्रिक्शन 0.8, यहां पर फ्रिक्शनल कांस्टेंट 0.8, फ्रिक्शनल कांस्टेंट 0, या जीरो फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस। टाइम अगेन ले लो, 2 सेकंड का। इसे ब्लॉक ए कहो, इसे ब्लॉक बी कहो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम, या तो नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो भी कहो। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स फॉर ब्लॉक बी। 3-4 सवाल पूछे गए।
गया? चलो 4 क्वेश्चन थे, चलो सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहला काम क्या करें? पहले तो चेक करेंगे दोनों साथ चल रहे हैं अलग चल रहे हैं, वही करना पड़ेगा। उसके लिए प्रोसेस क्या रहती है? मैं तो भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं है यार। दोनों साथ चलेंगे अलग चलेंगे वो भी तो चेक करना है कि एफ एस मैक्स मतलब 4 kg वाले ब्लॉक को पकड़ो, यहाँ पर 40, ऊपर क्या नॉर्मल की वैल्यू, तो एफ एस मैक्स 0.8 इंटू 40, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 32 न्यूटन। सही है ना? अच्छा, फिर क्या मान लो, हम साथ साथ हैं। अगर दोनों साथ साथ तो एक्सलेशन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप चेक करो क्या साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? चेक करो। अच्छा, चेक करने के लिए किसको पकड़ लिया जाए? 4 kg वाले को। 4 kg वाले को चलाने वाला फोर्स कौन हो सकता है? फ्रिक्शन। कौन हो सकता है? फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे। कितने एक्सेलरेशन से ये भाई साहब चलने चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड फोर्स की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 2 8 न्यूटन। क्या 8 न्यूटन का फ्रिक्शन पॉसिबल है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसे चला सकता है, तो दोनों साथ साथ चल सकते हैं। नहीं समझ में आया भाई? दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, कितने एक्सेलरेशन से चलेंगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू 32 नहीं 8, 32 नहीं भाई 8 न्यूटन। ये दोनों कितने टाइम तक चलेंगे? कितने टाइम तक दोनों को चलना है? ये स्टेप में नीचे लिख देता हूं, चेकिंग वाला। 4 kg का ब्लॉक चलना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। चलने के लिए चाहिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए 4 इंटू 2 8 न्यूटन, मतलब पॉसिबल है ना? सही। कितने टाइम तक चलना है दोनों को? अच्छा, साथ साथ चलेंगे, ये प्रूव हो गया। कितने टाइम तक चलना है? कितने टाइम तक चलना है? 2 सेकंड में कितना चलेंगे? 2 सेकंड में कितना चलेंगे? दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, एक्सेलरेशन आ गया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दोनों ब्लॉक यहां से चल के यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। कितना चले? v नॉट टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 2, टाइम की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, टिंग टिंग 4 मीटर चले भाई। चले कि नहीं? कितना चल चुके दोनों? 4 मीटर। चलो तो करो वर्क कैलकुलेट। किसके लिए करते हैं पहले? 4 kg वाले के लिए। 4 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है? सिर्फ एक स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा। कितनी वैल्यू का फोर्स आगे? इस भाई साहब का डिस्प्लेसमेंट भी इधर, सही है ना? और ये यहां पहुंच गया, कितना चला? 4 मीटर। अरे 4 मीटर चला ना ये भी, अरे दोनों 4 4 मीटर चले। बोलो वर्क। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ब्लॉक ए के लिए। फोर्स इक्वेशन कौन सा लगाएंगे? ओके, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, मतलब के एफ डी कॉस थीटा। पहले मैं लिखूंगा फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू 8, फिर लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4, फिर एंगल 0, आंसर +32 जूल। सही है? अरे सही है। नेक्स्ट 6 kg का ब्लॉक। इस पे फ्रिक्शन कहां लग रहा है? आगे पीछे? आगे पीछे। इस बाइसेप पे फ्रिक्शन लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन आगे। इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लगेगा? सही है ना? तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहां लगा,
कितनी वैल्यू का? 8 न्यूटन, ये फ्रिक्शन, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, कितना है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसका भी 4 मीटर। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन बी ब्लॉक के लिए, फोर्स की वैल्यू 8, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4, एंगल 180, ये पीछे ये आगे। आंसर -32 जूल। और क्या पूछा था? टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेट या तो ऑन द सिस्टम मान लो, +32 -32 आंसर 0, +32 -32 आंसर 0। और भी कुछ पूछा था? वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, इस वाले के कारण, इसके कारण इधर चला है, फोर्स भी आगे डिस्प्लेसमेंट भी आगे, दोनों एक डायरेक्शन में। वर्क डन बाय फोर्स ब्लॉक बी के लिए, फोर्स की वैल्यू 20, डिस्प्लेसमेंट 4, एंगल 0, आंसर +80 जूल। नहीं समझ में आया? नहीं हुआ भाई आप लोगों से? तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हमने 2 ब्लॉक सिस्टम में फ्रिक्शन में इतनी प्रैक्टिस क्यों करी थी? वही इक्वेशन है पूरा, एक स्टेप और ऐड हो चुका बस। यहां से कुछ चीजें हमें समझनी थी एक्चुअली। ये टॉपिक क्या था? ये टॉपिक था वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुई, कौन से फ्रिक्शन की बात हो रही थी? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो टॉपिक हमने पढ़ा वो क्या था? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी 2 ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हुई है, काइनेटिक फ्रिक्शन आया ही नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को देखते हुए फिर उसका वर्क समझते हुए हमें कुछ चीजें समझ में आई। देखो, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एन इंडिविजुअल ब्लॉक, फॉर इंडिविजुअल ब्लॉक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अलग अलग ब्लॉक्स को देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन से जो वर्क हुआ है वो या तो पॉजिटिव है या 0 है या नेगेटिव है कि नहीं? जैसे इन दोनों की बात कर लो, पहला केस यही था, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था, ये सिस्टम चली ही नहीं। चली थी क्या? नहीं चली थी। अरे यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा था, फोर्स लगाया, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा, ये सिस्टम नहीं चली। यहाँ पर भी फोर्स लगाया, पीछे फ्रिक्शन ज्यादा था, ये ब्लॉक चला ही नहीं। अगर इसके ऊपर एक और रख देता मैं 2 kg का, तो क्या वो चलता? वो भी नहीं चलता। तो दोनों के ऊपर वर्क कितना है? 0 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही क्या है? 0। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है। पूरी सिस्टम के लिए मैं आंसर पूछता तो भी आंसर क्या आता? 0। उस केस में ब्लॉक चले, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आया? +32। फिर इसके लिए क्या आंसर आया है? -32। बट सिस्टम के लिए क्या आंसर है? सिस्टम के लिए क्या आंसर है? तो ब्लॉक्स के लिए आंसर पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, बट पूरे सिस्टम के लिए आंसर यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम हमेशा 0। ब्लॉक्स के लिए आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकते हैं, बट अगर सिस्टम की पूरी बात करें तो आंसर हमेशा 0 दिख रहा है। एंड वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज 0, ऑलवेज 0 कह सकते हो। ब्लॉक्स के लिए देखेंगे तो आंसर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, बट सिस्टम की अगर पूरे सिस्टम की बात करें तो आंसर हमेशा 0 दिखेगा।
एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए। 45 न्यूटन, 5 kg, 10 kg, म्यू 0.6। Work done by static friction for 5 kg, work done by static friction for 10 kg, and work done by static friction on the system. ये हो गया। इंडिविजुअल ब्लॉक्स के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। सिस्टम के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हमेशा 0 रहेगा। ये परम सत्य हमें याद रहना चाहिए। टाइम 2 सेकंड ले लो, टाइम 2 सेकंड। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। एक केस लेते हैं, केस 1, एक लॉन्ग प्लैंक, मतलब आप तो ब्लॉक भी मान सकते हो, और ये फिक्स्ड है, ये नहीं हिल रहा, फिक्स्ड। इसको फिक्स कर दिया मैंने, यहां इसके आगे पीछे ऐसे सपोर्ट्स लगा दिए, तो ये भाई साहब हिल नहीं सकते। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा गया, यहाँ पर छोटू एम मास का। इसको इनिशियल स्पीड दी गई v नॉट, और यहां पर कोएफिशिएंट दिया गया म्यू। एक ऊपर ब्लॉक रखा गया एम मास का, इनिशियल स्पीड मैंने इसे प्रोवाइड कर दी, टक, कितनी v नॉट। इन दोनों में फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट क्या दिया गया म्यू। सिचुएशन बताओ क्या होगा, क्या ये v नॉट स्पीड से चलता जाएगा, स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। रीजन फ्रिक्शन है, रीजन क्या ये भाई साहब चलेंगे, ये भाई साहब चलेंगे क्या, इसका मास छोटू एम, इस भाई साहब का मास मोटू एम, क्या मोटू एम चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि उसको तो हमने फिक्स करके रखा हुआ है। बट फ्रिक्शन तो लग रहा होगा नीचे वाले पर भी, कि नहीं लग रहा होगा, चल नहीं सकता, फ्रिक्शन तो लगेगा। फ्रिक्शन दोनों पे, दोनों के ऊपर लगेगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, चलता 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 स्पीड कम होती जाएगी। रीजन फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फाइनली कहीं जाके रुक जाएगा। मान लो ये रुक गया, इसलिए लिखा था मैंने लॉन्ग प्लैंक, लंबा है, मतलब यही है, मान लो यही वाला है कि लॉन्ग प्लैंक, नीचे वाला ब्लॉक एम मास का, इस पे एक छोटा ब्लॉक रखा, स्पीड प्रोवाइड करी, जाके रुक गया। ये तो हिल नहीं सकता, ये तो फिक्स है, बहुत हैवी है, मान लो फिक्स करके रखा हुआ, ये तो हिल नहीं सकता। ब्लॉक गया 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 गया, रुक गया, रुकने का कारण फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन अभी तो हो रही थी ना, तो वो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक है या काइनेटिक, काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन है,
तो कहीं पर भी चेक कर लो, इस एम मास के ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे, और इस प्लैंक पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, आगे। सही है? अरे सही है, सही है। ओके, कौन चला, ऊपर वाला नीचे वाला? मान लेते यहां से यहां चला ये डी, कितना चल चुका है, डी। फाइनली रुका, यहां जाके वो रुक गया, स्पीड हो गई इसकी 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट छोटू एम का कितना हुआ है, डी। छोटू एम की बात करते हैं, ये भैया इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, एफ के वेक्टर मान लो, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, और यहां जाके रुक गया, ठीक है ना। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन छोटू एम के लिए, बोलो। एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, फोर्स की वैल्यू एफ के लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट डी लिखोगे, कॉस 180 लिखोगे, आंसर माइनस एफ के डी लिखोगे। एफ को म्यू एन लिख सकते हो, एन को एम जी लिख सकते हो। अरे सही है ना? एफ को क्या लिख दूं, म्यू एम जी, छोटा एम के बड़ा एम, बड़ा। भूल गया। मैं भूल गया आपके क्लास में चल रहा है ये लेक्चर। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन छोटू एम के लिए, बड़े एम के लिए बोलो। ये भाई साहब तो फिक्स्ड, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0, भले ही इसमें फ्रिक्शन लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन बड़े एम के लिए 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज 0। नहीं समझ में आया भैया? आया कुछ समझ में? बट अगर नीचे वाला फ्री है तो पॉसिबिलिटी है नीचे वाला भी चलेगा। मान लो नीचे वाले को अब मैं फिक्स नहीं कर रहा, नीचे वाले सरफेस को स्मूथ कर दो, फ्रिक्शनलेस सरफेस यहां पर, तो क्या नीचे वाला ब्लॉक भी चलेगा? केस 2, वही है ये अपना लॉन्ग प्लैंक, मास बड़ा एम, छोटा एम, इनिशियल वेलोसिटी दी गई v नॉट, यहां पर म्यू, और यहां म्यू 0। मतलब अब सरफेस कैसी हो गई, स्मूथ। दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई फ्रिक्शन है? हाँ है। ऊपर वाला चल रहा है, इनिशियली नीचे वाला रेस्ट पे था, इनिशियली नीचे वाला रेस्ट पे था, ऊपर वाला चल रहा था, ये नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाला चल रहा था, मैंने स्पीड प्रोवाइड करी थी ऐसे v नॉट। जैसे ही वो आगे जाएगा दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो चुकी है, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पे कहाँ लगेगा, पीछे, नीचे वाले ब्लॉक पे कहाँ लगेगा, आगे। काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर वाले को कह रहा है रुक जा बेटा, और वही काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे वाले को कह रहा है चल जा बेटा। नहीं समझ में आया? काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर वाले को क्या कह रहा है, अरे रुको भाई नीचे वाला छूट गया, और नीचे वाले को क्या कर रहा है, जल्दी चल, ऊपर वाला दौड़ रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे वाले को चलाना चाहता है और ऊपर वाले को रोकना चाहता है, वो तो चाहता है रिलेटिव मोशन ना हो, फ्रिक्शन क्या चाहता है। तो इसको मैंने वी नॉट स्पीड प्रोवाइड कर दी थी, चलते 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 शायद कभी सिचुएशन ऐसी आ सकती है। अगर आपने फ्रिक्शन को ढंग से समझा है तो आप समझ पाओगे कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भैया चलता चलता यहाँ आ गया और दोनों की स्पीड सेम हो चुकी। ये क्या हो गया, ऊपर वाले पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है,
पीछे, नीचे वाले पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे वाले प्लैंक की स्पीड बढ़ा रहा होगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर वाले की स्पीड कम कर रहा होगा। ऊपर वाले की स्पीड कम होते होते v हो गई, नीचे वाले की स्पीड बढ़ते बढ़ते v हो गई। अब दोनों की स्पीड v सेम। अब रिलेटिव मोशन है क्या, रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी है अब। तो अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं है तो फ्रिक्शन आएगा क्या, तो फ्रिक्शन लगना बंद हो चुका है, हैंग हो गए। अब फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि अब दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन, अरे फ्रिक्शन का तो काम ही यही था दोनों को साथ रखना। अब दोनों साथ बैठे रहे कि दोनों साथ चलते रहे, फ्रिक्शन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रिक्शन कहता है साथ साथ रहो भाई, चलना है तो साथ चलो, रुकना है तो साथ रुको। फ्रिक्शन सिर्फ ऊपर वाला चल रहा था इसलिए फ्रिक्शन टेंशन में था कि भैया तुम अकेले क्यों चल रहे हो, इसको भी ले जाओ। तो फ्रिक्शन ने ऊपर वाले की स्पीड कम करते करते कितनी कर दी, v। नीचे वाले को फ्रिक्शन लग रहा था आगे, उसकी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते कितनी कर दी, v। दोनों की स्पीड v हो चुकी। अब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, कोई रिलेटिव मोशन नहीं दिख रही है। रिलेटिव मोशन नहीं दिख रही है, ग्राउंड से देखने पर तो दिखेगी भाई। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं कर रहा, फ्रिक्शन किसको अपोज कर रहा है, रिलेटिव मोशन को। फ्रिक्शन चाहता है दो ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। दोनों की स्पीड v हो गई, उसका मतलब दोनों में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो फ्रिक्शन गायब हो गया। तो फ्रिक्शन कब तक लगेगा, जब तक रिलेटिव मोशन होगी। रिलेटिव मोशन कब तक होगी, जब तक दोनों की वेलोसिटी अलग होगी। जिस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, रिलेटिव मोशन बंद हो गई, फ्रिक्शन जीरो हो गया। नहीं समझ में आया, पूछा गया वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर छोटू m, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर मोटू m। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन छोटू m के लिए, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन मोटू m के लिए। क्वेश्चन 1-2, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन छोटू m के लिए। चलो छोटू m कितना चला, इतना देख, ये कह देते हैं डी ए, इसे ब्लॉक ए कह दो, नीचे वाले को ब्लॉक बी कह दो। ये चला अपना डी ए। नीचे वाला कितना चला है, नीचे वाला कितना चला है, डी बी। सही है, यार दोनों चले हैं ना भाई, ग्राउंड से देखो तो दोनों चले हैं, दोनों का डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है, ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है मुझे डी ए, ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है मुझे डी बी। चलो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन किसके लिए, ए के लिए। छोटू है मतलब ए, अब तो नाम दे दिया आपने ए। बोलो क्या करोगे, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एफ के, डिस्प्लेसमेंट डी ए, सही है ना, कॉस एंगल बोलो, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, आंसर माइनस एफ के डी ए। सही है। फिर फ्रिक्शन के लिए बी के लिए, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन बी के लिए। चलो बी पर काइनेटिक फ्रिक्शन कहां लग रहा है, आगे, डिस्प्लेसमेंट भी कहां हो रहा है, आगे। एंगल कितना लिखोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट डीबी कॉस जीरो, आंसर एफ के डीबी। तो देख काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन एक ब्लॉक के लिए माइनस, एक ब्लॉक के लिए प्लस, एक ब्लॉक के लिए माइनस, एक ब्लॉक के लिए प्लस। सिस्टम के लिए वो तो स्टैटिक का था, अभी चेक कर, चेक कर। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर सिस्टम, ये भी पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन सिस्टम के लिए, क्या आंसर, माइनस एफ के डी ए प्लस
एफ के डीबी है ना, मतलब ये हो गया एफ के डीबी माइनस डी। ये क्या है डीबी माइनस डी? पहले यहां तक चीजें समझ में आई? यहां तक हो साथ साथ के चल बसे? अच्छा, तो बताओ ये क्या है? डीबी माइनस डी है। दिखा कहीं पे? ये कितना है बताओ? ये है डी ए माइनस डीबी। क्या है? डी ए माइनस डीबी। अच्छा, इसमें से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो ये बन गया डी ए माइनस डीबी। अरे सही है ना? ये एक्चुअल में क्या है? ये वो डिस्प्लेसमेंट है जो ब्लॉक ए ने कवर करा है ब्लॉक बी पे, है ना? मतलब इतना डिस्टेंस ब्लॉक ए चला है बी ब्लॉक के ऊपर, तो ग्राउंड से देखने पर मुझे ब्लॉक ए इतना चलता हुआ दिख रहा था। ग्राउंड से देखने पर ब्लॉक बी पे वो कितना चला है? तो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी। नहीं समझ में आया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एफ के डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, देख सिस्टम का वर्क डन जीरो नहीं है। सिस्टम का वर्क जीरो नेगेटिव है। कैसा है? इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे चेक करो तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर इंडिविजुअल ब्लॉक्स नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, है कि नहीं? नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। इन सिस्टम के लिए चेक कर, नेगेटिव। यहां पर भी सिस्टम के लिए अगर चेक करें तो यहां पर भी अगर सिस्टम के लिए बात करें तो अरे इस पे नेगेटिव वर्क हुआ, इस पे जीरो हुआ। टोटल सिस्टम पे अगेन नेगेटिव, है कि नहीं? तो इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकता है, बट सिस्टम के लिए नेगेटिव ही हो। सिस्टम के लिए ऑलवेज नेगेटिव। नहीं समझ में आया? फॉर इंडिविजुअल ब्लॉक्स वर्क डन बाय kinetic friction can be positive, negative or zero, but for system work done by kinetic friction कैसा रहेगा? ऑलवेज नेगेटिव। याद रहे, स्टैटिक फ्रिक्शन में ये जीरो हुआ था। ये नेगेटिव का मतलब क्या है? अच्छा, वैसे थोड़ी बहुत आप एनर्जी जानते हो, समझ सकते हो। यहाँ पर कुछ वर्क नेगेटिव का मतलब है कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस हुई है। मतलब जब दो सिस्टम ऐसे फ्रिक्शन के साथ एक ब्लॉक दूसरे पे सरक रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको पता है सरफेस थोड़ी गर्म हो जाती है, ये नहीं होती? तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई है। या तो आप कह सकते हो कभी कभी वो ज्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो हमें स्पार्क्स भी देखने को मिल सकता है। तो लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस हुई है, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हुई है, साउंड सुनाई देता है, साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी लॉस हुई है। तो उतनी एनर्जी कहीं ना कहीं गई है, मतलब डिसिपेट हुई है सिस्टम से, इसलिए वो वर्क कैसा दिख रहा है हमें? माइनस।
माइनस का ये मतलब है कि सिस्टम के अंदर से एनर्जी गई है कहीं पर। साउंड के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी गई, ऐसा हो सकता है। तो नेगेटिव वर्क का मतलब है एनर्जी का डिसिपेट होना। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या सीख लिया आज लगभग? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अपने दो टाइप के फ्रिक्शन थे, दोनों से हमने वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया। अगेन हमने टू ब्लॉक सिस्टम की हेल्प ली थी यहां पर भी। इसे बंद करते हैं।